मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा, इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स चैप्टर के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। आयोटा एक सिंबल होता है। जिस तरह से आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट था आइलर, उस साइंटिस्ट ने खोज करी थी आयोटा की, और उसकी खोज थी कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब कभी भी -1 होगा तो आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आइलर की खोज थी। अंडर रूट के अंदर -1 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके खोज हो गई आयोटा। आई को आप बोलोगे आयोटा। क्लियर है ये बात? अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है z बराबर a प्लस बी आयोटा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z बराबर a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक a और एक b। तो a वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे बताया जाता है। और हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। ये मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो आप जवाब देंगे 2। और अगर आपसे कोई बोलता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर 3 के साथ आयोटा लगा हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। तो मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको लिखा है रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो ये एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल लेना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है z = 2। अब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख पा रही है, तो यहाँ पर z बराबर 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आपको लग रहा है कि ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो +0 आयोटा लगाना होगा। तो जो भी नंबर अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन था z = 2, क्योंकि एक रियल पार्ट है, तो आप इसको बोलोगे प्योरली रियल। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में
बी वाली टर्म गिवन नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं प्योरली। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पर बी वाली टर्म 0 होती है उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 आयोटा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन है लेकिन रियल पार्ट गिवन नहीं है, तो आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसको लिखोगे 0 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए वाली टर्म 0 आ जाए, ए वाली टर्म 0 आ जाती है तो उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर बी वाली टर्म 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं प्योरली रियल। तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल था, ये वाला प्योरली रियल का एग्जाम्पल है और ये वाला प्योरली इमेजिनरी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके बता दिए। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पार्ट में भी आ सकता है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी पार्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है तो आपको इस तरह से 0 लगाना होगा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैंने जो बताया था कि एक साइंटिस्ट हुआ करता था आइलर, एक साइंटिस्ट हुआ करता था आइलर। उसकी खोज थी कि रूट के अंदर कभी भी -1 आयोटा के बराबर होता है, ये उसकी खोज थी। तो ये खोज है आइलर साइंटिस्ट की और इसने आई को एक नाम दिया आयोटा। तो आयोटा यहाँ पर दिख पा रहा है आपको। अब इस फॉर्मूले से, इस खोज से 3 बातें और निकल के बाहर आती है। वो क्या है, इधर देखिएगा आप। अगर मैं इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ इसका, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पहली बात ये खोज थी। दूसरी, हमने इस खोज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाई है। अगर मैं इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो थर्ड पार्ट बन जाएगा अपना। इसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा से तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। क्लियर है? आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले पार्ट का टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ, वापिस से सेकंड वाले पार्ट का फिर से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ तो हमारा फोर्थ वाले पार्ट आ जाएगा। इस वाले का टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, माइनस के 1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करने पर आयोटा 4 की वैल्यू आ जाती है 1, -1 का होल स्क्वायर करा तो +1 आ गया, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करा तो आयोटा की पावर 4 आ गया। तो अब देखिए बेटा, खोज ये थी, उस खोज से 3 बातें और पता लगाई है। तो इन 3 बातों के थ्रू अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए क्या होता है। आप अब आयोटा के पावर 5 है, इसको निकालना थोड़ा टिपिकल है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। जैसे आपसे आयोटा की पावर 1000, आयोटा की पावर 998, आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 9, जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, पहले कुछ एक लेंथी मेथड होता है और एक इजी मेथड होता है। तो पहले मैं आपको इजी मेथड के बारे में बताऊंगा जो कि फॉर्मूला बेस है, आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो देखिएगा इधर, ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो देखिए बेटा, ये यहाँ पर मैंने ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये आपके क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर देंगे। मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सपोज करिए आपके क्वेश्चन आया आयोटा की पावर 998, और बोला है कि बताओ आयोटा की पावर 998 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको कुछ स्टेप बोल रहा हूँ, स्टेप के थ्रू ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टेप नंबर 1, जो भी पावर हमको गिवन होती है हमेशा उसमें 4 का डिवाइड करना। ये 998 मैंने आपको क्या बताई पहले स्टेप, जो भी आपको पावर गिवन होगी हमेशा उसमें 4 का ही डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कराया। अब आपको बस करना क्या है, आपको जब डिवाइड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको रिमाइंडर को देखना है। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 2, तो अब आप इसको देखकर डायरेक्ट आप अपना आंसर बता सकते हो। तो मैंने जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर ये प्लस के बाद जो मैंने नंबर लिखे हैं ये रिमाइंडर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल दोगे 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आप आंसर बोल दोगे आयोटा। अगर आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल दोगे -1। अगर आपका रिमाइंडर 3 बचता है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल दोगे माइनस आयोटा। तो डिपेंड करता है कि आपका रिमाइंडर, याद रखिएगा आपका रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आपका रिमाइंडर जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही बचेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2, तो 2 रिमाइंडर से आपका आंसर आ जाएगा -1। तो मैं आयोटा की पावर 998 को -1 बोल सकता हूँ। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, जैसा कि आपके चैप्टर नंबर 5 के 5.1 में गिवन है। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसकी वैल्यू बताइए कि क्या होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आयोटा की पावर 9 तो मैंने जो पढ़ाया है, सबसे पहले मुझे 4 का डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या बचा 1, और अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 अगर बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है तो आप डायरेक्ट उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, आयोटा। तो मैंने आयोटा की पावर 9 को इस कंसेप्ट से क्या लिख दिया, आयोटा। अब देखिए आयोटा की पावर 19, फिर से मैंने यहाँ पर देखा कि रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर 3 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 देखिए कि क्या बचा, रिमाइंडर 3 होने पर बचता है माइनस का आयोटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का आयोटा प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 जब बोला गया कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो मैंने क्या करा, ये जो आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं इस फॉर्मूले से रिमाइंडर को चेक करा, रिमाइंडर से को देखकर यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करी और उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कब आपके रिमाइंडर क्या बच रहा है, उस रिमाइंडर को देख के आपको आंसर निकालना है। इसको देखकर आप 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं जो यहाँ पर डेली वन आपको पढ़ाऊंगा, जितना बोर्ड पर लिखा जाएगा उतना ही आपको अपने
अपनी शेयर कॉपी में इस वर्क को करना होगा और उस वर्क को करने के बाद आपको उसका फोटो खींचने के बाद आपको उसके ऊपर फोटो पर अपना नाम लिखना होगा और जो क्वेरी ग्रुप बनेगा उसमें आपको उस फोटो को सेंड करना है। फोटो सेंड करोगे, मैं उस बच्चे का नाम देखूंगा और नाम देखने के बाद अटेंडेंस शीट पर आपका एब्सेंट लगेगी और प्रेजेंट लगेगी। जो बच्चा फोटो भेजेगा उसी की प्रेजेंट लगेगी और जो बच्चा फोटो नहीं भेजेगा उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 11th नेक्स्ट के स्टूडेंट है, मैं आपका क्लास टीचर हूँ विवेक सर, तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। मेरे पास आपका रजिस्टर है, तो जो बच्चा मुझे फ़ोटो सेंड करेगा मैं उसी की प्रेजेंट लगाऊंगा। और फ़ोटो सेंड करने के लिए टाइमिंग सुबह 8 से 1 बजे तक की रहेगी। आज मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपको कल लेक्चर नहीं मिलेगा, आपको कल के दिन सुबह 8 से 1 के बीच में मुझे वर्क सेंड करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।